नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं शुरुआत, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। 1232 नर्सिंग अधिकारियों को मिले हैं नियुक्ति पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सीएम ने नवनिर्मित प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में उत्तराखंड के समस्त मेडिकल कॉलेजों में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। साथ ही साथ सीएम ने 26 करोड़ की लागत से नवनिर्मित प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया है। इधर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत आगे बढ़ता जा रहा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल को सराहाया। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया है। कई मेडिकल कॉलेजेस राज्य में संचालित किए गए हैं। 198 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया गतिमान तरीके से आगे है। ये भी कहा कि जल्द ही प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। सीएम ने नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, आज 1300 के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है। राज्य स्थापना के बाद 20 सालों में जो नियुक्तियां हजारों में 12,000 13,000 के लगभग पूरी थी, वो आंकड़ा हमारा 22,000 को क्रॉस कर गया है। आने वाले समय में और भी हम नियुक्तियां करने वाले हैं। देखिए, आज अभी तक हमारी सरकार ने 22,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे दी और आज भी हमने लगभग 1300 जो हमारे नर्सिंग स्टाफ थे मेडिकल शिक्षा के लिए, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। और आज विशेषकर हमारे जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, इनके जो नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति है उनको दिए गए हैं। अभी हम लोग देहरादून और श्रीनगर की नियुक्ति पत्र जो है 4-5 दिन में देने वाले हैं। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को प्रमोटेड किया गया है। देखिए, आनंद वर्धन बने हैं उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। धामी सरकार ने बनाया है मुख्य सचिव। देहरादून में सीएम धामी से आनंद वर्धन ने मुलाकात की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त हुआ। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दरअसल उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। दरअसल वर्तमान सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य में सीनियर अधिकारी होने की वजह से उनका चुनाव लगभग तय ही माना जा रहा था, जिस पर आज राज्य सरकार ने मुहर लगा दी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर हरिद्वार से बने हैं। संजय, देखिए, आनंद वर्धन अब मुख्य सचिव बने हैं, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए दीपिका, आपको बता दें, आनंद वर्धन 1900 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अब इनको उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यानी उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नए सचिव अब आनंद वर्धन होंगे और अभी तक जो मुख्य सचिव थी वो राधा रतूड़ी थी। उनकी सेवा विस्तार 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 1 अप्रैल से अब
जो नए मुख्य सचिव होंगे वो कहीं ना कहीं आनंद वर्धन होंगे। इसको लेकर हम लगातार ही देख रहे थे बीते दिनों से, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति थी वो तय ही मानी जा रही थी, क्योंकि जो इनकी वरिष्ठता है और कई बार कई पदों पर ये तैनात रहे और अच्छे बड़े पदों पर तैनात रहे। यही वजह है कि इनकी वरिष्ठता के कारण इनको अब मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है वरिष्ठता के आधार पर उनका चयन हुआ है। अच्छा, इस बीच हम ये भी कह सकते हैं अभी कुछ और चुनौती, चूंकि देखिए जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अब चूंकि मुख्य सचिव हो गए हैं, जो कमियां हैं जो दिक्कत है उनको भी पूरा करने की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर मुख्य सचिव के कंधों पर ही होती है। संजय, आपकी आवाज आप अनम्यूट करिए। बिल्कुल दीपिका, लगातार ही जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी हो जाती है। खासकर जब मुख्य सचिव की बात आ जाती है तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुख्य सचिव के कंधों पर ही होती है। यही वजह है कि अब चुनौतियों के साथ साथ अब अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाने के लिए कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से जो है तैयार हो जाएंगे। पिछले दिनों से लगातार हम यही देख रहे हैं कि मुख्य सचिव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी और अब आखिरकार ये तय हो गया है कि जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव होंगे वो कहीं जाकर आनंद वर्धन होंगे। दीपिका, चलिए आप संजय मेरे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी मैं आपका रुख करूंगी। 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम की यात्रा। जोरों शोरों से चारधाम की तैयारियां, जो यात्रा की तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कसती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस बाबत बैठक की। यात्रा रूट पर रहेगी डॉक्टर्स की तैनाती। तो चारधाम यात्रा को तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कसती है। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। ये भी बताया कि मुख्यमंत्री भी चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। यात्रा रूट पर डॉक्टर्स की तैनाती और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के अस्पताल भी रन किए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना वो ना करें। सरकार की पूरी कोशिश की चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दो बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर ली। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए चारधाम की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। सीएम धामी ने विभागों के साथ बैठक की है। यात्रा की विधिवत रूप से संचालित किया जाएगा। इधर श्रद्धालुओं के लिए होम स्टे और होटल्स बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास की जो जगह है उनको बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो चारधाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है और इस यात्रा में इस बार जरूरी बदलाव जरूर किए गए हैं। खासकर जो रील बनाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए सख्त नियम हैं। उन्हें मंदिर परिसर में वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर परिसर में वीडियो बनाते वक्त पकड़े जाने पर बिना दर्शन के ही लौटना होगा। तो फिलहाल देखिए तमाम नए नियम लागू किए जाएंगे, तमाम नई व्यवस्था होगी, जिसका मकसद यही होगा कि सुचारू तरीके से यात्रा संचालित हो सके। तो फिलहाल देखिए स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में बड़े काम किए जाएंगे और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि लोगों को दिक्कतें ना हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सके। तो जोर शोर से तैयारियां शुरू है। संजय हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। संजय देखिए 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है और तमाम तैयारियां तेज कर ली गई हैं। लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। संजय, दीपिका, लगातार ही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि जब यात्रा होती है तो राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार
पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद से लगातार जो पर्यटक होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो उत्तराखंड पहुंचना शुरू कर देंगे। ऐसे में राज्य सरकार तमाम बैठकें कर रही है और बैठक में यही तैयार किया जा रहा है कि किसी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको लेकर अब राज्य सरकार ने एसओपी भी जारी कर दी है। अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहाँ 1 से 2,000 ही श्रद्धालु होंगे, वो दर्शन कर सकेंगे और जो मंदिर का दायरा होगा वहां पर मोबाइल की तरह प्रतिबंध रखा जाएगा, क्योंकि तो हमने देखा है कि बीते वर्ष जिस तरह से वीडियो यानी धार्मिक आस्थाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। अगर कोई इस तरह वहां फिर वहां रील बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो व्यक्ति वहां दर्शन नहीं कर सकेगा। यानी चारधाम यात्रा को लेकर अब राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, तो चारधाम यात्रा होते हुए तमाम जगह कैंप लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए अब इसके अलावा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई, जैसे कि यूट्यूबर्स को लेकर कहा गया कि यदि मंदिर परिसर में आप पाए भी गए इस तरह की वीडियो बनाते हुए तो बिना दर्शन करने के भी आपको लौटाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस भी फैलाई गई है। आप बिल्कुल दीपिका, लगातार ही हमने बीते वर्ष देखा है कि किस तरह की जो वीडियो की फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जिसको देखते हुए अब गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर कोई भी ब्लॉगर या यूट्यूबर वहां पर मंदिर परिसर के अंदर इस तरह के ब्लॉग या वीडियो बनाता है, उससे कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उनको दर्शन भी नहीं करने देंगे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी अब जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरह मुस्तैदी हो गई है और लगातार जिस तरह से अब राज्य सरकार ने एक एसओपी जारी की है, उसमें कई तरह के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मंदिर परिसर की बात की जाए तो क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भीड़ के कारण लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, इसके लिए भी एक श्रद्धालुओं की सुरक्षा रखनी चाहिए ताकि सभी लोग दर्शन कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मंगलौर में जन सेवा थीम पर कार्यक्रम संचालित है। देखिए, बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन है। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बाबत शिरकत की। तो धामी सरकार की सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के अवसर पर विधानसभा में क्षेत्र मंगलौर में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अर्थ फार्म हाउस लिबरेजी में आयोजित शिविर का मुख्य अतिथि मुफ्ती शमूम खाजमी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर शुभारंभ किया। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में बीजेपी ने तमाम नेताओं के साथ नारसन ब्लॉक क्षेत्र के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। 8 साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुए, इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम अध्यक्ष जी की तरफ से था और धामी जी के आदेश से सरकार की प्रोग्राम। इधर रुड़की इस वक्त की बड़ी खबर है। नारसन में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई है। ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही पहुंची है नारसन चौकी पुलिस। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मंगलौर के नारसन खुर्द गांव के पास हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक अर्टिगा कार टकराई। इससे ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
इधर हल्द्वानी के भीमताल झील में युवक का करंट लगा है। युवक को करंट लग गया और युवकों को खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस स्टंटबाज 4 युवकों को का चालान काटा है। झील में बोटिंग करते वक्त वे स्टंट कर रहे थे। चारों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए हैं। नैनीताल में यातायात नियमों के उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त है और इसी कड़ी में भीमताल पुलिस ने झील में स्टंट कर रहे 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने उन्हें न केवल रोका बल्कि भविष्य में ऐसी हरकतें न करने की सख्त चेतावनी दी। दरअसल भीमताल झील में उत्तर प्रदेश से आए 4 युवक नाव पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। नाव मालिक ने उन्हें ऐसा करने से इनकार किया लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को रोका। उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की। पकड़े गए सभी युवक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर हरिद्वार में टला बड़ा हादसा। गंगा के बीच टापू पर फंसे हैं 10 लोग। यात्रियों के लिए देवदूत बनी हरिद्वार पुलिस ने सभी का सफल रेस्क्यू किया। लोगों ने हरिद्वार पुलिस की सराहना की है। तो हरिद्वार में एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा के बीच बने टापू पर फंसे 10 यात्रियों को जब सकुशल जल पुलिस ने सकुशल बचाया। अलग अलग राज्यों से आए यात्री अग्रसेन घाट, रोड़ी, बेलवाला क्षेत्र में गंगा का जलस्तर कम होने के कारण टापू तक पहुंचे लेकिन अचानक पानी बढ़ने से चारों ओर घिर गए। बहाव तेज होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए। इस पर अफरा तफरी मची। मदद के लिए शोर मचाया। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस की टीम तुरंत ही हरकत में आ गई और मौके पर पहुंची। बोट की सहायता से सभी लोग फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की, धन्यवाद दिया। इधर रुड़की में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 3 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने छापा मारा है। छापेमारी से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा। पुलिस ने काटा 30,000 रुपए का चालान। स्पा सेंटर संचालकों को बकायदा सख्त हिदायत दी गई। रुड़की पुलिस ने स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पमेंद्र सिंह डोभाल ने निर्देश दिया। कोतवाली रुड़की पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने हरिद्वार रोड स्थित 3 स्पा सेंटर्स पर अचानक छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा। पुलिस से छापामारी के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 3 स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत 10-10 हजार रुपए के चालान काटे हैं। कुल 30,000 रुपए का चालान काटते हुए पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी, यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से बड़ी खबर है। निजी अस्पताल में मरीज न मिलने से देर पर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में झड़प हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में मरीज न मिलने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स के बीच हाथापाई हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का वार्षिक उत्सव बड़गोट उत्तरकाशी में धूमधाम के साथ मनाया गया है। उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण बचाव के भी संदेश दिए गए। बड़कोट में राजीव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगनानी बड़कोट में वार्षिक उत्सव मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र छात्राओं ने मुख्य अतिथि का सरस्वती वंदना से स्वागत किया। उसके बाद पर्यावरण बचाव के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतदान करना जरूरी है जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं छात्राओं ने अपनी संस्कृति वेशभूषा से लोगों का मनोबल बढ़ाया। छात्र छात्राओं ने लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि विनोद डोभाल ने सभी बच्चों को अपने जीवन में सफल होने के लिए पढ़ना भी जरूरी है बात कही। विश्वास दिलाता हूँ, आप जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहती हैं, अगर आप एकाग्र बुद्धि से उस उद्देश्य के लिए रोज रोज थोड़ा सा करेंगे तो एक दिन आप जरूर अपने जो भी आप जीवन में पाना चाहती हैं
उसमें सफल होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप कोई जैसे वो वकील बनी है या आप में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्या आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इधर विकसित भारत युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम में सीएम युवा संसद महोत्सव में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जान लीजिए। विधायक का वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती है। अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उसके भी विधायक का वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए बस इतना ही।